Assalamu alaikum. Okay, ji, we have to discuss May-June 2023 mechanics paper 4-1. This is the paper which we have to discuss. जी बताइए problems. Which question should I discuss? सर क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। Okay, 5B हो गया। और बताइए बाकी लोग। सर मैंने पूछना था आपसे, ये जो रिकॉर्डिंग्स आप इनकी करते हैं वो किधर लगाते हैं? यार वही जो आपके पास पहले लिंक है ना जी मैकेनिक्स सर। के प्लेलिस्ट वाला, उसी के अंदर ऐड हो रही है। ओके सर, थैंक यू। कल वाला पेपर अभी तक अपलोड नहीं किया मैंने, उससे पहले अपलोड हुए हुए हैं। ओके सर। ओके जी। जरमीना ने ओके, रिदा इज आस्किंग फॉर क्वेश्चन 3 and 2B। और इलियास आप भी 2B कह रहे थे। 2B मैं देखता। चले जी, क्वेश्चन 2B पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट भी पहले देखते हैं बल्कि। A particle of mass 0.4 kg is projected vertically upwards from horizontal ground with speed 10 meter per second. Find the greatest height above the ground reached by P. जी आंसर बताइए, पार्ट ए का क्या है? 5 मीटर। सो पार्टिकल का मास है 0.4 kg, उसको 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया और उसकी मैक्सिमम हाइट इज 5। सो यू आर आस्किंग फॉर बी पार्ट। When P reaches the ground again, it bounces vertically upwards. At the first instant that it hits the ground, P loses 7.2 joules of energy. Doesn't matter कि वो कौन सी एनर्जी है, उसने काइनेटिक भी उससे ओवरऑल एनर्जी की बात कर रहा है। It loses 7.2 joules of energy. Find the time between the first and second instant at which P hits the ground. So start में उससे ये बताया कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया, ऐसे ही है। सो जब प्रोजेक्ट किया, टॉप पे गया, ठीक, वापस आया यहां तक। फर्स्ट इंस्टेंट पे जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, वो ये पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ऐसे ही है। Find the time between the first and second instant at which P hits the ground. फिर जब ये फर्स्ट टाइम हिट करेगा ग्राउंड को, तो फिर ये ऊपर जाएगा, यहां से ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है उसे यहां तक आए, और फिर ये नीचे आएगा। सो दिस इज द सेकंड इंस्टेंस व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड। ये इंफॉर्मेशन है। और गिवन क्या है कि इट लूजेस at the first instant that it hits the ground, P loses 7.2 joules of energy. इस 7.2 joules of energy यहाँ पे लूज कर रहा है, इससे क्या इंफॉर्मेशन वो बेसिकली देना चाह रहा है? सॉरी, देखिए मुझे एक बात बताइए, जब ये 10 स्पीड है, टॉप पे जाएगा, टॉप से नीचे जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, किस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा? किस स्पीड से ये हिट करेगा ग्राउंड को? 10 की स्पीड से हिट करेगा ना, क्योंकि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन -10 है, नीचे आते हुए जो एक्सेलरेशन है वो +10 है। सो एक्सेलरेशन तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो आपका
जो जब ये फर्स्ट टाइम हिट करेगा ग्राउंड को, 10 की स्पीड से हिट करेगा। जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उस वक्त 7.2 जूल्स ऑफ एनर्जी लूज हो रही है। एनर्जी कौन सी लूज हो रही होगी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो पोटेंशियल तो है ही जीरो। तो आपको ये बताया कि इस इंस्टेंट पे जो लूज इन हो रही है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम, मैस कितना था इसका 0.4 इनटू इसकी पहले स्पीड क्या थी 10 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 7.2 जूल्स। ये बेसिकली आपको बताना चाह रहा है कि अगर उसकी 7.2 जूल्स ऑफ एनर्जी लूज हो रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आपको इमीडिएटली बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी स्पीड थी 10, तो इमीडिएटली आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड आपको स्पीड पता चल गई, क्योंकि लूज कितना हुई है एनर्जी 7.2 जूल्स। यहां से वी आपकी कैलकुलेशन करें, बताइए क्या आ रहा है 8। सो वी आ रहा है 8। इसका मतलब कि जब वो दोबारा ऊपर मूव करना शुरू करेगा तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको फाइंड करना है टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टेंट एट विच पी हिट्स द ग्राउंड। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम फाइंड करना है, तो कोई एक टाइम फाइंड कर लें। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल स्पीड रखें 0, इनिशियल रखें 8, एक्सेलरेशन -10, यहां से t आएगा 0.8। सो 0.8 सेकेंड, 0.8 ही बन रहा है ना, 0.8 सेकेंड ऊपर, 0.8 सेकेंड नीचे, तो टोटल टाइम is 1.6 seconds. जी क्लियर है ये? दैट वाज क्वेश्चन 2 बी पार्ट। ओके, रिदा का क्वेश्चन 3 भी है। ओके अभी हाँ, ओके क्वेश्चन 3 पहले करते हैं। A particle moves in a straight line starting from rest. The displacement s meter of the particle from a fixed point O on the line at time t is this one. Find the value of s when the particle is again at rest. So आपको रेस्ट पे जब पार्टिकल होगा उस वक्त s फाइंड करना है। तो आप पहले s को डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, इधर देखिएगा। सो डिफरेंशिएट करेंगे 5/2 कोएफिशिएंट t, 5/2 माइनस 1 इज 3/2 माइनस 15/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 15/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये आपके पास आ जाएगा 45/8 45/8 t पावर 3/2 माइनस 1 इज 1/2 और प्लस 6 की डिफरेंशिएशन 0। सो अब आप क्या करें, वेलोसिटी को हम करना है 0, क्योंकि जब वो रेस्ट पे आएगा मैं उसका टाइम फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो ये है 5/2 t पावर 1.5 माइनस 45/8 t पावर 0.5। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करें, t पावर 0.5 लें कॉमन, तो इधर आएगा 5/2 t माइनस 45/8। सो इसके बाद आप लिखेंगे इधर t रेज टू पावर 0.5 इज इक्वल टू 0 और 5/2 t माइनस 45/8 इज इक्वल टू 0। इधर से t 0 होगा, ये तो हमें पता है टाइम एक 0 पे भी रेस्ट पे था, ये तो हमें चाहिए नहीं, हमने तो वो फाइंड करना जब दोबारा वो रेस्ट पे आएगा। सो वो इस इक्वेशन से आएगा 5/2 t इज इक्वल टू 45/8। यहाँ से t की वैल्यू बताइए क्या आ रही है? 9/4, 2.25। सो टाइम 2.25।
सो रिदा ये वो टाइम है जब वो दोबारा रेस्ट पे आएगा। आपने इस टाइम पे वैल्यू ऑफ एस फाइंड करनी है, तो ये टाइम अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एस। जी रिदा कंफर्म कर दें, क्लियर है ये? ओके जी, बताइए क्वेश्चन 3 के बाद। अबीहा ने क्वेश्चन 6 कहा है ए पार्ट, लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन 6 से पहले कोई और क्वेश्चन सर ये है तो बताइए। क्वेश्चन 4B सर, मिनिमम वेलोसिटी कैसे होगी? मुझे क्वेश्चन नहीं पड़ा, आपने मिनिमम वेलोसिटी कहा तो मुझे समझ आ गया कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें, जीरो पुट कर दें, P1 का नॉलेज सिर्फ यूज कर लें। लेकिन हम देख लेते हैं क्वेश्चन, ये है गिवन दैट t is equal to 12, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो देखें, अगर मैं सिंपली P1 भी यूज करूं इजलाल, तो मुझे पता चल गया मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मेरे पास अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, क्या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है प्रीवियस पार्ट में आपके पास? पहले मैं देख लूं। अच्छा, यहाँ वो नहीं है। तो मिनिमम वेलोसिटी वैसे डायग्राम में देखिए तो कहाँ पे है मिनिमम वेलोसिटी? डायग्राम में टी है आपके पास 12। ओके चले, जी अब आपको उसने इस क्वेश्चन में बता दिया कि टी है इसमें 12, मीन यहाँ पे आप ये टी इज दिस इज 12 और आपको फाइंड करनी है मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे है? यहाँ पे, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी मिनिमम वेलोसिटी। तो ये अब मिनिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है बताइए। वो बस ठीक है सर, ये आते हैं। आपको, आपने ये प्रीवियस पार्ट में ये डिस्टेंस फाइंड किया हुआ टोटल 10 सेकंड में, ये वाला। बिल्कुल, मैंने प्रीवियस पार्ट में ये फाइंड किया हुआ है ना डिस्टेंस। और फिर उसने ये भी कहा था पार्टिकल देन मूव्स बैक एंड रिटर्न्स टू रेस्ट। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पॉजिटिव एक्सिस पे जो ग्राफ होता है वो फॉरवर्ड जर्नी होती है और नेगेटिव एक्सिस पे जो ग्राफ है वो बैकवर्ड जर्नी है। और इसने कहा है कि फॉरवर्ड जर्नी और बैकवर्ड जर्नी इक्वल है, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होंगे। और वो एरिया आपका जितना आया हुआ है, आप इधर ये एरिया आप वो लिखेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से करेंगे। तो आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के केस में ये हाइट फाइंड करनी है। हाइट जो आपके पास आएगी वो याद रखिएगा वो स्पीड आएगी। अगर तो उससे स्पीड का हुआ है तो आपने आंसर वही लिख देना है, पॉजिटिव आंसर लिख देना है। लेकिन अगर उसने वेलोसिटी कहा हुआ है तो आपको पता है कि वेलोसिटी इधर क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। वेलोसिटी का है या स्पीड का है उसने? वेलोसिटी, तो आपने साफ माइनस लिखना है। ठीक हो गया भाई, क्वेश्चन 4B पार्ट क्लियर है? जी सर, थैंक यू। ओके जी, 4B के बाद नेक्स्ट बताइए। 5 किसी ने कहा है? नो डिमांड ऑफ क्वेश्चन 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। बी पार्ट, सर समझ तो आ गई थी, लेकिन वो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड में वो मसला हो रहा था। देख लेते हैं। given instead that f is equal to 10 under root 2 and theta is 45, find the direction and the exact magnitude
the resultant force and the exact magnitude of the resultant force. Okay, exact magnitude of the resultant force. फिर इसके लिए पार्ट ए देखना पड़ेगा क्या था। पार्ट ए में इक्विलिब्रियम में था, आपको वैल्यू ऑफ एफ फाइंड करनी थी जिसके लिए वो इक्विलिब्रियम में था। ऐसे ही है, आपने एफ क्या फाइंड किया था मुझे यहाँ पे ये पहले पार्ट में एफ था 18.3। 18.3 आपका वो डेसिमल में आया था, ठीक है। लेकिन चले अब एफ था 10 अंडर रूट, क्वेश्चन क्या था एफ 10 अंडर रूट 10 और फिर 2 अंडर रूट 10 अंडर रूट 2 और ये थीटा क्या है थीटा है 45, क्वेश्चन में गिवन 45। अच्छा अगर देखा जाए तो सब कुछ आपने रिजॉल्व पहले से ही किया होगा, ऐसे ही है ना। यस सर। रिजॉल्व तो आपने सारा कुछ पहले किया, सिर्फ उस एफ की जगह 10 अंडर रूट 2 डाल देंगे और दूसरा अपना एंगल उसमें 45 डिग्री लिख देंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। आप कुछ अगर देखें, मैं एफ एक्स कैलकुलेट करूं तो एफ एक्स नॉर्मली मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, नहीं वो थीटा मैंने पार्ट 1 वाला कॉपी तो नहीं करना ना, थीटा पार्ट 2 का अलग गिवन 45 डिग्री। हाँ जी, सो एफ एक्स होगा राइट फोर्सेस माइनस लेफ्ट, सो राइट फोर्स है 10 अंडर रूट 2 साइन 45, नहीं कॉस 45, नहीं 10 अंडर रूट 2, हाँ जी साइन 45 कॉस 45, सॉरी। आप लोगों ने क्योंकि पार्ट 1 रिजॉल्व किया हुआ है तो आप उसको सिर्फ देख के बता सकते। ये है राइट साइड पे फोर्स माइनस लेफ्ट साइड पे क्या फोर्स थी 40 साइन 40 कॉस 60, ये आपका एफ एक्स था। और और प्लस एफ 10 भी वाई प्लस 10 न्यूटन भी है। प्लस 10 भी है, बिल्कुल ठीक है, सो प्लस 10। और इस तरह एफ वाई अगर मैं करूं अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स थी इसमें 10 अंडर रूट 2 साइन 45 प्लस 40 साइन 60 माइनस 50। और अगर कल आपको याद हो तो मैंने साइन कॉस की 30 60 वगैरह की वैल्यूज आपको लिखवाई थी। अगर तो आपका कैलकुलेटर एग्जैक्ट वैल्यूज देता है तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज यूज करें, और अगर वो नहीं देता तो वो आपको याद होनी चाहिए। सो 10 अंडर रूट 2 जो cos 45 होता है, मैंने कल आपको बताया था कि cos 45 को अंडर आप रूट 2 ओवर 2। अंडर रूट 2 ओवर 2 भी लिख सकते हैं या 1 ओवर अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, ये सेम ही बात ही है। सही है। लेकिन आपका कैलकुलेटर क्योंकि अंडर रूट 2 ओवर 2 देता है तो मैं वही लिख देता हूँ। माइनस 40 cos 60 होता है 1/2 प्लस 10। सो अब आप क्योंकि कैलकुलेटर अगर आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा तो मैनुअल वर्किंग करें। अब 10 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 होता है 2 2 2 कैंसिल, तो 10 रह जाएगा माइनस 40 प्लस 10, ये आ गया नेगेटिव 20। सो नेगेटिव 20 का मतलब हमने राइट माइनस लेफ्ट किया तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आया। सो ओवरऑल जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है। खैर वो हमें पहले ही अंदाजा भी था, लेकिन चलिए नहीं अंदाजा भी तो आप पता चल गया। ओके एफ वाई नाउ 10 under root 2 sin 45 is again under root 2 by 2, sin 60 is under root 3 by 2 minus 50, ये आ जाएगा 10 प्लस 20 अंडर रूट 3 माइनस 50, मतलब ये बनेगी 20 अंडर रूट 3 जी अभी, हाँ यू आर राइट,
20√3 माइनस 40 जी। ऊपर ये 40 डिवाइड बाई 2 की कैलकुलेशन हमने 40 लिख दी है, विच इज रॉन्ग। 40/2 is 20, so I am making the correction. So 10 minus 20 plus 20, ये final zero, answer is 0। ठीक हो गया। So ये आंसर 0 आने का मतलब क्या है? ये जब आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है। सो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो राइट या लेफ्ट पे नहीं है, वो अब इसका मतलब या तो वर्टिकल, वो वर्टिकल है, अप है या डाउन है। आप ये जो एंड पे आंसर आया है ये बताइए, ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है? मैंने अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड किया, आप कैलकुलेटर से चेक करें तो ये नेगेटिव आ रहा है। सर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो आप बताइए नेट मैग्नीट्यूड, सॉरी नेट जो रिजल्टेंट होगा, वैसे तो आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स तो है ही 0 और एफ वाई का इसका स्क्वायर लोगे और फिर स्क्वायर रूट लोगे तो यही आंसर आ जाएगा। सो रिजल्टेंट फोर्स जो आपके पास आ रही है वो है 40 माइनस 20 अंडर रूट 3। पहली बात मुझे बताइए, मैंने 40 माइनस 20 अंडर रूट 3 क्यों कर दिया? 20 अंडर रूट 3 माइनस 40 क्यों नहीं किया? क्योंकि रिजल्टेंट क्योंकि फोर्स अंडर लिखनी है रूट में वो नहीं होगा ना, ना। वो तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट तो हमेशा वो आपका एक रिजल्टेंट फोर्स तो वो पॉजिटिव आंसर होगा। सो 40 माइनस 20 अंडर रूट 3, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव थी, उसका जब आपने इधर स्क्वायर लिया तो वो पॉजिटिव होगी और फिर स्क्वायर रूट लेके आपका आंसर ये बन गया। अब बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 थी। तो फिर डाउनवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड टुवर्ड्स। यस, यस। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 थी। सो इसका मतलब राइट या लेफ्ट पे ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लग रही, या अपवर्ड लग रही है या डाउनवर्ड लग रही है। और क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव इधर आया है तो नेट या रिजल्टेंट फोर्स इज डाउनवर्ड। सो आप इसको कैसे लिखेंगे? इट इज रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। अब बेहतर यह है कि जो डायग्राम के अंदर जो फोर्स है उसके रेफरेंस से डायरेक्शन बताएं। तो डायग्राम के अंदर आपके पास जो फोर्स 50 न्यूटन है ना, उसके रेफरेंस से बनाएं। सो resultant की direction is the same as the direction of 50 Newton force. So the direction of resultant force is same as 50 Newton force. Next question 6. Okay जी, 6 part A या B अबीहा, which one or both? Okay, पहले A करते हैं, question 6. Okay, question 6 is, you can see in the diagram, two inclined plane हैं. Two particles P and Q of masses 0.2 kg and 0.1 kg respectively are attached to the ends of a light inextensible string. The string passes over a fixed smooth pulley at B, which is attached to two inclined planes. Particle P lies on a smooth plane AB. ये है smooth, which is inclined 60 degree to the horizontal. Particle Q lies on a plane BC, which is inclined at an angle of theta degree to the horizontal. The string is taut and the particles can move on lines of greatest slope of two planes. See the diagram. Part A is, it is given that theta is 60 and the plane BC is rough. So part A के लिए plane BC is rough. And the coefficient of friction between Q and the plane BC is 0.7. The particles are released from rest. Determine whether the particles move. क्या particles move करेंगे?
देखते हैं। सब फोर्सेस आप लेबल कर लीजिए। पार्टिकल P का वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड 2 न्यूटन। इसको रिजॉल्व किया परपेंडिकुलर टू द प्लेन and then parallel to the plane. This is 60, so this is to sine 60, this is to cos 60. इस पे एक फोर्स होगी टेंशन फोर्स, दिस इज द टेंशन फोर्स। आपको टेंशन फोर्स अभी नहीं पता। फिर क्यू के ऊपर सारी फोर्सेस अवेलेबल। अच्छा पी क्योंकि स्मूथ सरफेस थी, तो जब स्मूथ सरफेस होती है तो इसका मतलब वहां पे कोई फ्रिक्शन हम लेबल नहीं करेंगे। अगर आप आर लेबल करना चाहते हैं पी के लिए तो वो आर 2 cos 60 के इक्वल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आर हमें कहीं यूज करना पड़ेगा। अच्छा जी, क्यू के ऊपर फोर्सेस अब लेबल करते हैं। सो क्यू पे फोर्सेस लेबल की तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड 1 न्यूटन। दिस इज, रिजॉल्व करें इसको, दिस इज 1। अच्छा थीटा गिवन था, कितना था? 60 डिग्री शायद, थीटा 60 डिग्री नहीं 60 नहीं था। बताएंगे कोई पार्ट 1 में क्या थी इंफॉर्मेशन? मैं डायग्राम चेंज हो जाएगी अगर मैं नीचे क्वेश्चन की तरफ गया तो। 60 नहीं, वो 60 ठीक हो गया। सो 1 sin 60, यहाँ पे 1 sin 60 और दिस इज 1 cos 60। ओके, फ्रिक्शन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये आपके पास आ गई R, और दिस इज टेंशन। अच्छा जी, अब हमने डिसाइड एक दो चीजें करनी है। एक तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, और दूसरा हमने ये एक्चुअली डिसाइड करना है कि वो पार्टिकल मूव करेगा या नहीं। अच्छा, ये अब आपके पास हमारे पास टास्क आ गया। देखिए फ्रिक्शन नीचे की तरफ आप अगर ले लेते हैं, फ्रिक्शन नीचे की तरफ ले लेते हैं, तो इसका मतलब आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इज ईदर मूविंग अपवर्ड और इट इज अबाउट टू मूव अपवर्ड, लेकिन हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी नहीं है। सो थोड़ा सा इसमें हम वर्किंग क्या करेंगे जिससे हमें पता चले। अगर आप देखें तो आपको F इज इक्वल टू म्यू आर से फ्रिक्शन तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। म्यू क्वेश्चन में था 0.7 और R क्या है? cos 60 के इक्वल, R इज इक्वल टू cos 60। सो F आपके पास क्या आ जाएगा? 0.6 इंटू cos 60 इज 0.35। ओके, अब ये वाली जो फोर्स है sin 60, ये है √3/2। ये फोर्स कितनी है? sin 60, दिस इज sin 60। ये जो फोर्स है, मुझे इसका आंसर बताइए, डेसिमल में क्या बनता है sin 60 का? 0.866। 0.866। सो अभी तक हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। अगर वो 0.35 से
वो अगर कम होती तो फिर तो कंफर्म हो जाता, लेकिन अभी दोनों तरफ पॉसिबल है। अब टेंशन को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम पहले ये केस लेते हैं कि द पार्टिकल इज नॉट मूविंग। अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब इधर से ये अगर इक्विलिब्रियम है तो इधर से फिर टेंशन किसके इक्वल होगी? टेंशन इक्वल होगी 2 sin 60 के। अगर ये हम ये करें कि ये मूव ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब टेंशन विल बी इक्वल टू 2 sin 60। और ये कितना बनता है? 2 sin 60 होता है √3/2, मतलब टेंशन बनेगी √3। टेंशन बनेगी अब अगर ये टेंशन √3 है तो ये भी टेंशन फिर √3 होगी। ठीक। अब अगर हम ये √3 यहां पे रखें, और अब इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका मतलब ये हुआ, मैं बाकी ये चीजें रिमूव करने लगा, टेंशन आपको मुझे समझ आ गई। एक केस में मैं ये लेने लगा हूं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर हो डाउनवर्ड, अगर ये हो फ्रिक्शन की डायरेक्शन 0.35, अगर ये डायरेक्शन हो 0.35, अगर एक केस ये लेता हूं तो उस केस में जो अपवर्ड फोर्स है वो है √3, और डाउनवर्ड जो फोर्स है वो है 0.35। एक है 0.35 और दूसरी कौन सी फोर्स है? sin 60। sin 60 ऐसे ही है ना। एक फोर्स अप द प्लेन है √3 और डाउन द प्लेन फोर्स है 0.35 sin 60। आप बताइए ये दोनों क्या इक्वल हैं? √3 का आंसर होता है 1.7 समथिंग, 1.7। उधर उन दोनों का आंसर बताएं। उसका भी नहीं, इसका तो 1.732 आ गया। उस दूसरे का आंसर, इन दोनों को ऐड करें 1.216। सिर्फ अगर हम ये पहले केस लें कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो उस केस में दिस इज मोर देन दिस, इसका मतलब कि फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ऐसा ही है, 1.732 इज ग्रेटर देन 1.216, ए केस। और अगर दूसरा केस है, ये तो केस आपको ये कंफर्म कर रहा है कि ये मूव कर रहा है, ये केस आपको बता रहा है कि इट इज मूविंग, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? अप द प्लेन। और दूसरे केस में तो कंफर्म है, क्योंकि पहले ही √3 की फोर्स अकेले ज्यादा थी, तो साथ अब अगर 0.35 भी उधर ऐड कर दे तो फिर तो और ज्यादा हो जाएगी। तो अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर हो जाए, मीन 0.35 ऊपर हो जाए, तो अपवर्ड फोर्स होगी √3 और 0.35, और डाउनवर्ड फोर्स होगी सिर्फ sin 60। इसका आंसर 0.866 आ रहा है, और इसका आंसर √3 + 1 0.35 इज 2.082। सो स्टिल दिस इज मोर। सो इसका मतलब कि वो जो हमने वहां पे जो टेंशन की वैल्यू ली, हमने ये कंसीडर किया कि वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो टेंशन वाली वैल्यू इधर भी इक्विलिब्रियम के केस को सेटिस्फाई करती, अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल आ जाते, तो हम कह देते कि वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन हमें ये बात पता है कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। और वो बात हमें कैसे पता चली? हमने टी की वैल्यू जब इसमें पुट की तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो इक्वेशन नहीं बन रही, वो इनइक्वालिटी बन रही है। सो अप डायरेक्शन में जो फोर्स है इज मोर देन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी क्लियर है ये बात? आपने कुछ मैसेज किया है, 1 मिनट में देख।
So can we always assume that if plane is smooth, the tension is equal to the component of tension is equal to the component of weight? जी बिल्कुल उस वक्त एज्यूम करेंगे जब आपको अगर वो इक्विलिब्रियम वाला केस, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अप्लाई होगा, फिर तो मूव कर रहा होगा अगर, लेकिन हमने तो प्रूव करा, हमें तो पता ही नहीं था कि मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम यहाँ से सेटिस्फाई करना चाहते। हमने पी से एक केस लिया कि वो कंसीडर किया कि वो रेस्ट पे है, तो वहां से टेंशन फाइंड की, तो क्यू में अगर वो टेंशन पुट करें तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए थी उसको। या आप ऐसा करते, इसका एक और मेथड ये था कि आप क्यू में से आप टेंशन फाइंड करते। एक और तरीका ये था कि आप क्यू में से टेंशन फाइंड करते, और क्यू में से जो टेंशन फाइंड करते वो टेंशन आप इधर पुट करते और देखते कि क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो वो उस तरीके से भी किया जा सकता था। तो मैंने किसी एक को ले लिया, एक से टेंशन फाइंड कर ली और दूसरी में चेक की कि वो उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। यस, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था नॉर्मल से। जी नेक्स्ट बताइए और के क्वेश्चन जो इसमें नहीं हुआ। जी बाकी क्या क्वेश्चन 7 हो चुका है आपसे? सर 7B पार्ट में हेल्प चाहिए थी। 7B पार्ट, सेवन फिर बी पार्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ए भी कर लेते हैं पहले और फिर बी। A car of mass 1200 kg is traveling along a straight horizontal road. The power of the car's engine is constant and is equal to 16 kilowatt. So power is 16 kilowatt, 16,000 watt. There is a constant resistance to motion of magnitude 500 Newton. Find the acceleration of the car at an instant when its speed is 20 meter per second. So power is equal to FV से पावर आपने लिखा 16,000 और स्पीड लिखी 20, यहां से आपको मिल गया F। F मीन ड्राइविंग फोर्स, और ये कितनी आई? 800। 800। फिर ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू MA। ड्राइविंग फोर्स 800, रेजिस्टिव फोर्स 500 is equal to mass 1200 into acceleration is 0.25. So part A तो ये था। फिर आपने बेसिकली पार्ट B पूछा है। Okay, part B is assuming that the power and the resistance force remains unchanged. Find the steady speed at which the car can travel. Steady speed mean uniform speed, constant speed. और हमें पता है कि constant speed पे forward forces are equal to backward forces या resistive forces। इसकी रीजन मैंने क्या बताई थी? कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मीन नेट फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, और एक्सेलरेशन जीरो मीन नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो।
नेट फोर्स होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0। सो इस तरह फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। तो स्टेडी स्पीड का मतलब ये कि फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स इक्वल है। सो इस टॉपिक में फॉरवर्ड फोर्स हम नॉर्मली ड्राइविंग फोर्स को कहते हैं और बैकवर्ड फोर्स हम बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स को कहते हैं। उसने कहा रेजिस्टिव फोर्स तो वही है क्या, रेजिस्टिव फोर्स तो वही है क्या, 500 थी 500, और ड्राइविंग फोर्स पावर इज इक्वल टू एफ बी। सो यहां से एफ इक्वल होगा पावर ओवर वी के। सो एफ ड्राइविंग फोर्स इज पावर ओवर वी, पावर ओवर वी, और पावर उसने बताया कि कांस्टेंट है, और पावर कितनी क्वेश्चन में गिवन थी, 16,000। सो 16,000 ओवर v इज इक्वल टू 500। यहां से आप v फाइंड कर सकते हैं, 32। Okay, sir. Thank you. Okay, Amna is asking for C part as well. The car comes to the bottom of a straight hill of length 316 meter, inclined at an angle to the horizontal of sine inverse 1 by 60. The power remains constant at 16 kilowatt, but the magnitude of the resistance force is no longer constant and changes such that the work done against the resistance force is ascending the hill is 128400 joules. The time taken to ascend the hill is 15 seconds. Given that the car is traveling at a speed of 20 meter per second at the bottom of the hill, find its speed at the top of the hill. So मुझे लग रहा है कि इसमें एनर्जी इक्वेशन लगेगी। एनर्जी इक्वेशन के लिए यहाँ पे वर्क डन में जो आपको लिखवाता होता हूँ, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर गई है तो काइनेटिक हमें काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है, आप बताइए क्या स्पीड कम हुई है या ज्यादा हुई है। चले वो अगर नहीं पता तो पोटेंशियल एनर्जी का तो पता ना कि वो गेन हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में तो गेन है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में वैसे तो आप थोड़ी सी वैल्यूज प्लग करें तो आपको पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी में गेन है या ना, और अगर हमें नहीं पता तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या कीजिए, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या है, पावर इज इक्वल टू W ओवर T, ऐसे ही है ना। अब पावर जनरेटेड बाय द इंजन थी 16,000, तो यहां से वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी, टाइम है 15 सेकंड, 15 इंटू 16,000 कितना बनता है, ये वर्क डन आ जाएगा 240,000। 240,000. गुड। वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स है 128,400। ठीक है। अच्छा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। मैस है आपके पास, मैस कितना था इस क्वेश्चन में, 1200. 1200 था, 1200। जी है 10 और हाइट गिवन नहीं है, हाइट इक्वल होती है d साइन थीटा के, और वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है 316, और साइन थीटा क्या है 1 बाय, कौन सा, वो क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में देखेंगे।
अच्छा जी देखिए, थीटा आपको गिवन था, थीटा था साइन इनवर्स 1/60। तो साइन इनवर्स उस तरफ आएगा, तो साइन थीटा है आपके पास 1/60। तो हाइट आपके पास बन गई 316 इंटू 1/60। अच्छा, अभी तक वैसे आप इसकी कैलकुलेशन करें, इसकी कैलकुलेशन करें और इसकी कैलकुलेशन करें, आपको पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी में गेन है या लॉस है। लेकिन नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं, आपको ये क्या एज्यूम कर, आप अगर गेन एज्यूम करते हैं तो आपको मैंने बताया हुआ है कि गेन के लिए हमेशा बाहर क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। तो अगर आपने गेन ही एज्यूम कर दिया तो उसके मुताबिक करते हैं, आपका आंसर ठीक आएगा। और अगर आपने लॉस कंसीडर कर लिया तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, माइनस, और उसके मुताबिक आप सॉल्व कर देंगे, एंड पे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा इंशाल्लाह। गेन इन काइनेटिक एनर्जी में आप मैं लिखने लगा हूं हाफ मैथ 1200। अब याद रखिए, जब आपने गेन लिखा है तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करना है, और v1 शुड ऑलवेज बी लार्जर देन v2। और क्योंकि आपने गेन कंसीडर किया, इसका मतलब आप ये ज्यूम कर रहे हैं कि वो बाद वाली स्पीड ग्रेटर होगी, तो वो अननोन है, वो फाइंड करनी है। v स्क्वायर माइनस इनिशियल 20 स्क्वायर। सो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। So 240,000 minus 128,400, इन सब की कैलकुलेशन 240,000 minus 128,400 इज इक्वल टू, ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का नंबर क्या बनता है, 63,200 plus half into 1200 is basically 600 into v square minus 400। सो इसको कैलकुलेटर यूज कीजिए, बताइए v क्या आ रहा है। 21.9। 21.9। सो इसका मतलब वी वर राइट कि स्पीड इंक्रीज हो। जी आमना, क्लियर है ये आपको? ओके, सो ये था पेपर मई जून 2023, और कल है आपके लिए पेपर वेरिएंट 4-2। सो कल आपने पेपर 4-2 अटेम्प्ट करके आना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।